नमस्कार। आज हम भारतीय शिक्षा के इतिहास के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोठारी कमीशन, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 भी कहते हैं। ये क्यों इतना जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं? उनके लिए तो इसे समझना बहुत ही फायदेमंद है। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार कुछ शोध पत्र हैं, कुछ लेख हैं और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स भी हैं। ये सब इस कमीशन के असर और इसकी सिफारिशों का विश्लेषण करते हैं। हमारा इरादा यह है कि हम समझें कि ये कमीशन बना क्यों, इसकी खास सिफारिशें क्या थीं, भारतीय शिक्षा पर इसका असर क्या रहा और आज के समय में खास तौर पर परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो इसकी क्या अहमियत है। तो चलिए आज जरा खंगालते हैं कोठारी कमीशन को। ये वो कमीशन था जिसने आजादी के ठीक बाद, मतलब कुछ सालों बाद, भारत की शिक्षा व्यवस्था को एक नई शक्ल देने की कोशिश की। तो सबसे पहले इस कमीशन की जरूरत ही क्यों पड़ी? आजादी के बाद भारत के सामने कई बड़ी मुश्किलें थी, है ना? बहुत ज्यादा लोग अनपढ़ थे, सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। इसी माहौल में जुलाई 1964 में भारत सरकार ने इस कमीशन को बनाया। इसकी कमान सौंपी गई डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी को। वो उस समय यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन थे और इसमें कुल 17 सदस्य थे। और खास बात ये कि इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और जापान जैसे देशों के 5 विदेशी विशेषज्ञ भी शामिल थे। हाँ, मतलब एक मिलीजुली टीम थी। जी बिल्कुल, इसमें विदेशी विशेषज्ञ भी थे ताकि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी मिले। हाँ, और ये एक एडहॉक कमीशन था। एडहॉक मतलब? एडहॉक यानी इसे किसी खास मकसद या काम के लिए ही बनाया गया था। ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं थी। अच्छा। इसने अपना काम 2 अक्टूबर 1964 को शुरू किया और फिर पूरे देश में, आप सोचिए, विश्वविद्यालयों, स्कूलों का दौरा किया, हजारों लोगों से बातचीत की। बहुत व्यापक काम था। कमीशन ने फिर शिक्षा के अलग अलग हिस्सों के लिए 12 टास्क फोर्स बना दिए, जैसे स्कूल शिक्षा के लिए अलग, तकनीकी शिक्षा के लिए अलग, उच्च शिक्षा, कृषि शिक्षा वगैरह। और साथ ही 7 वर्किंग ग्रुप भी थे। अच्छा, वो किस लिए? वो और खास मुद्दों पर ध्यान देने के लिए थे, जैसे महिलाओं की शिक्षा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा, स्कूल का सिलेबस कैसा हो। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है, जैसा कि हमारे स्रोतों से भी पता चलता है, कि ये कमीशन सिर्फ मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की कमियां गिनाने के लिए नहीं बना था। हाँ। इसका एक बड़ा मकसद था शिक्षा को देश बनाने और विकास के काम से जोड़ना। ये सोच थी कि नागरिक अपनी भूमिका समझें इस पूरी प्रक्रिया में। आजादी के बाद ये पहली इतनी बड़ी और कह सकते हैं व्यापक कोशिश थी कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीतियों को ढंग से बनाया जाए। सही बात है। जिसमें संख्या और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान दिया गया। फिर कमीशन ने अपनी पूरी रिपोर्ट, काफी विस्तृत रिपोर्ट थी, 29 जून 1966 को सरकार को सौंपी और उसका नाम था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है ना? बिल्कुल, ये नाम ही दिखाता है कि शिक्षा और देश के बड़े लक्ष्यों के बीच कितना गहरा रिश्ता माना गया था। रिपोर्ट खुद 4 मुख्य हिस्सों में बंटी थी। हाँ। और इसके 4 मुख्य विषय थे जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या थे वो? पहला, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। दूसरा, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना। तीसरा, शिक्षा और आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन को जोड़ना। और चौथा, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो ये विषय ही बताते हैं कि कमीशन कितनी दूर की सोच रहा था। सिर्फ किताबी पढ़ाई से आगे बढ़कर देश के पूरे विकास पर नजर थी। सही। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे ज्यादा अहम है, खासकर परीक्षा देने वालों के लिए। कमीशन की सिफारिशें, इनको एक लिस्ट की तरह रटने के बजाय थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा जोर था, जैसा आपने कहा, शिक्षा को सब तक पहुंचाने पर। हाँ, ये उनका एक बुनियादी सिद्धांत था, बहुत महत्वपूर्ण। कमीशन ने कहा कि 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त और जरूरी होनी चाहिए, एकदम अनिवार्य। अच्छा। और यही सोच आप देखिए बाद में शिक्षा के अधिकार कानून यानी आरटीई एक्ट 2009 का आधार बनी। हाँ, ये तो बहुत बड़ा लिंक है। बिल्कुल, इसी में आस पड़ोस के स्कूल यानी नेबरहुड स्कूल्स का विचार भी था। वो क्या था? विचार ये था कि बच्चों को घर के पास ही अच्छा स्कूल मिले, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। और ये भी कहा कि एक टीचर पर ज्यादा बच्चे ना हो, मतलब शिक्षक छात्र अनुपात कम हो,
ताकि हर बच्चे पर ध्यान दिया जा सके। ये असल में समानता और शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। फिर एक और बहुत बड़ी सिफारिश थी, शायद सबसे जानी मानी सिफारिशों में से एक, पूरे देश के लिए एक जैसा शैक्षिक ढांचा बनाने की। जी, ये 10+2+3 वाला पैटर्न। ये क्या था ठीक से? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव था। कमीशन ने सुझाया कि पूरे देश में स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई का एक स्टैंडर्ड सिस्टम हो, यानी 10 साल की स्कूली शिक्षा। ओके। उसमें भी ब्रेकडाउन था। पहले 4 साल निम्न प्राथमिक, फिर 3 साल उच्च प्राथमिक और आखिर के 3 साल निम्न माध्यमिक। इसके बाद 2 साल की हायर सेकेंडरी, मतलब 11वीं 12वीं। ठीक है। और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन डिग्री। हाँ, जो आज भी चलता है ज्यादातर। बिल्कुल। और ये भी कहा कि पहली क्लास में एडमिशन के लिए कम से कम उम्र 6 साल होनी चाहिए। ये ढांचा आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ है और इसने अलग अलग राज्यों में जो कई तरह के सिस्टम चल रहे थे उनको एक रूपता दी। और फिर वो मुद्दा जो आज तक मतलब जिस पर बहस होती रहती है, त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसमें पेंच कहाँ फंसा? देखिए, इसका मकसद तो बहुत अच्छा था, राष्ट्रीय एकता और बहुभाषावाद, यानी कई भाषाएं सीखने को बढ़ावा देना। इसके तहत 3 भाषाएं सीखनी थी। कौन कौन से? पहली, मातृभाषा या उस इलाके की क्षेत्रीय भाषा। दूसरी, संघ की राजभाषा यानी हिंदी या फिर सह राजभाषा यानी अंग्रेजी। और तीसरी, कोई और आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे हिंदी इलाके में दक्षिण की कोई भाषा या गैर हिंदी इलाके में हिंदी, या फिर कोई विदेशी भाषा भी हो सकती थी जो पहली 2 में शामिल ना हो। अच्छा, और अंग्रेजी के बारे में भी कुछ कहा था? हाँ, कमीशन ने अंग्रेजी को लाइब्रेरी भाषा, लिंक भाषा और दुनिया से जुड़ने की भाषा के तौर पर सीखने पर भी जोर दिया था। लेकिन फिर इसे लागू करने में दिक्कतें क्यों आई? ये इतना विवादास्पद क्यों रहा? दिक्कतें कई थीं। स्रोत बताते हैं कि हिंदी बोलने वाले राज्यों में तीसरी भाषा के तौर पर दक्षिण भारत की भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ वो ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुई, मतलब पढ़ाई नहीं गई ढंग से। दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसे गैर हिंदी राज्यों ने हिंदी को अनिवार्य बनाने का पुरजोर विरोध किया। बहुत विरोध हुआ। हाँ, वो तो सुना है। तमिलनाडु ने तो अपनी 2 भाषा नीति अपना ली, तमिल और अंग्रेजी, और वो वहां काफी सफल भी मानी जाती है। हालांकि ये बात भी गौर करने लायक है कि अपनी मर्जी से हिंदी सीखने पर कभी रोक नहीं लगी। अच्छा। हाँ, जैसे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का काम देखिए, या सीबीएसई स्कूलों का जो विस्तार हुआ है वो दिखाता है कि स्वैच्छिक हिंदी सीखी जाती रही है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा भाषा, पहचान और राज्यों के अधिकारों से जुड़ा एक नाजुक मसला आज भी बना हुआ है। सही है। अच्छा, शिक्षा की क्वालिटी सुधारने के लिए और क्या खास बातें कही कमीशन ने? मुझे याद है टीचरों पर काफी जोर था। बिल्कुल, ये बहुत अहम बिंदु है। कमीशन ने माना कि शिक्षा में सुधार की सबसे अहम कड़ी टीचर ही है, इसलिए शिक्षक शिक्षा और उनकी स्थिति सुधारने पर बहुत जोर दिया। क्या सिफारिशें थीं इस बारे में? सिफारिश की गई कि टीचरों की ट्रेनिंग के लिए अच्छे व्यापक कार्यक्रम हो, नौकरी से पहले भी, जिसे प्री सर्विस कहते हैं, और नौकरी के दौरान भी, यानी इन सर्विस ट्रेनिंग। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोले जाएं और इसी के बाद में चलकर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE बना। हाँ, NCTE। जी। और ये भी कहा कि टीचरों की तनख्वाह बढ़ाई जाए, समाज में उनका मान सम्मान बढ़े और नौकरी की शर्तें बेहतर हों। उनका मानना था कि जब तक टीचर काबिल, प्रेरित और संतुष्ट नहीं होंगे, तब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता। बिल्कुल सही बात है। और सिलेबस और पढ़ाई के तरीके के बारे में कुछ नया सुझाया? हाँ, पाठ्यक्रम सुधारों पर भी जोर था। कमीशन ने कहा कि ये जो रट्टा मारने की प्रवृत्ति है, इससे हटना होगा। हाँ, वो तो आज भी बड़ी समस्या है। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि समझने, आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग, रचनात्मकता और समस्याएं सुलझाने पर ध्यान देना चाहिए। ये भी कहा कि स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ कार्य अनुभव यानी वर्क एक्सपीरियंस को जोड़ा जाए। वर्क एक्सपीरियंस मतलब बच्चे स्कूल में, घर पर या किसी वर्कशॉप में हाथ से कुछ बनाने या करने का काम सीखें, कुछ उत्पादक काम करें। इसे पढ़ाई को असल जिंदगी से जोड़ने का एक तरीका माना गया। दिलचस्प। और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल एजुकेशन शुरू करने की बात भी थी, ताकि बच्चे स्कूल से निकलने के बाद रोजगार के लिए भी कुछ हद तक तैयार हों। विज्ञान और गणित पर खास जोर दिया गया। हाँ, वो तो स्वाभाविक है। हाँ, लेकिन सिर्फ विषयों के तौर पर नहीं, बल्कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच
और तर्क करने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी। इसे देश की उत्पादकता बढ़ाने से जोड़ा गया था। अच्छा, एक और बहुत ही मुझे लगता है प्रगतिशील विचार था समान स्कूल प्रणाली का। ये क्या था? जी, ये वाकई एक क्रांतिकारी विचार था समानता और समावेशन के लिए। समान स्कूल प्रणाली यानी कॉमन स्कूल सिस्टम का मतलब था कि सरकारी पैसे से चलने वाले स्कूल इतने अच्छे हों कि समाज के हर तबके के लोग, अमीर गरीब सब, अपने बच्चों को खुशी खुशी वहीं भेजें। कोई भेदभाव ना हो, सबको एक जैसी अच्छी शिक्षा मिले। ये तो बहुत अच्छी सोच थी। बहुत। इसके साथ ही लड़कियों की शिक्षा पर खास जोर था, जिसके चलते बाद में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV जैसे कार्यक्रम शुरू हुए। हाँ, KGBV। जी, और अनुसूचित जाति ST, अनुसूचित जनजाति ST जैसे पिछड़े समुदायों के बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान देने को कहा गया। आरक्षण नीतियां, स्कॉलरशिप्स वगैरह। और दिव्यांग बच्चों की शिक्षा पर भी बात की गई। हालांकि उस समय समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट उतना विकसित नहीं था जैसा आज है, पर मकसद यही था कि शिक्षा के जरिए समाज में बराबरी लाई जाए। उच्च शिक्षा, परीक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी कुछ खास सिफारिशें थीं। जल्दी से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। उच्च शिक्षा के लिए नए विश्वविद्यालय और कॉलेज खोलने की बात थी, रिसर्च को बढ़ावा देने की, और ये भी कि उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जाए। परीक्षा प्रणाली में सुधार करके उसे कम तनावपूर्ण बनाने का सुझाव था। सिर्फ रटने की बजाय समझ को परखा जाए, और ग्रेडिंग सिस्टम लाने की बात थी। ग्रेडिंग सिस्टम, हाँ जी, और बड़े लोगों को पढ़ाने यानी प्रौढ़ शिक्षा और साक्षरता के लिए भी एक देशव्यापी अभियान चलाने की बात थी। रेडियो, टीवी जैसे जनसंचार माध्यमों का इस्तेमाल करने और पत्राचार पाठ्यक्रम यानी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज शुरू करने की सिफारिश की गई थी। उस समय राष्ट्रीय गृह अध्ययन परिषद का जिक्र भी मिलता है। बाप रे, तो ये सिफारिशें तो मतलब शिक्षा के हर पहलू को छू रही थी। काफी व्यापक और महत्वाकांक्षी लगती हैं। हाँ, लेकिन फिर वही सवाल, कागज से जमीन पर उतारने में क्या हुआ? इनका असर कैसा रहा? देखिए, असर तो बहुत गहरा पड़ा। इन सिफारिशों ने भारत की शिक्षा नीतियों पर, खासकर 1968 और फिर 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, और कई कामयाबियां भी मिली, ऐसा नहीं है। जैसे शैक्षिक बुनियादी ढांचा, मतलब स्कूल, कॉलेज, उनका जाल बिछा, उनकी संख्या बढ़ी। 10+2+3 वाला ढांचा करीब करीब पूरे देश में लागू हो गया। टीचरों की तनख्वाह और स्थिति में कुछ हद तक सुधार भी हुआ, और शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ी। जैसे सर्व शिक्षा अभियान, जो EFA जैसे कार्यक्रम बाद में आए, आरक्षण नीतियां लागू हुईं, KGBV स्कूल खुले, इनसे पहुंच बढ़ी। लेकिन सारी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई या उतनी असरदार नहीं रहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चुनौतियां भी बहुत बड़ी थीं। सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसों की कमी। हमेशा से रही है। हाँ, वो तो है। फिर सरकारी कामकाज के तरीके, नौकरशाही की सुस्ती, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी कह सकते हैं, और अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं और हालात। इन सब वजहों से कई अच्छी सिफारिशें या तो पूरी तरह लागू नहीं हुई या फिर आधे अधूरे ढंग से हुई। जैसे वो कॉमन स्कूल सिस्टम वाली बात। हाँ, जैसे वो समान स्कूल प्रणाली का बेहतरीन विचार कभी हकीकत नहीं बन पाया। टीचर ट्रेनिंग की क्वालिटी में बहुत फर्क रहा, कहीं अच्छी, कहीं बहुत खराब। उच्च शिक्षा हमेशा पैसों की कमी से जूझती रही, और त्रिभाषा सूत्र का विवाद तो हमने देखा ही, वो आज तक सुलझा नहीं है पूरी तरह। कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि इन सुधारों से सामाजिक बराबरी लाने में उतनी मदद नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, या जो पिछड़े तबके थे उनकी जरूरतें शायद पूरी तरह नजरअंदाज हुई। तो कुल मिलाकर एक मिलीजुली तस्वीर सामने आती है। कुछ बड़ी उपलब्धियां, लेकिन कई कमियां भी रह गईं। बिल्कुल। एक तरफ नीति में बड़े ऊंचे लक्ष्य रखे गए, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और थी। दोनों के बीच एक फासला, एक गैप बना रहा। फिर भी मैं कहूंगी कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद कोठारी कमीशन का असर बहुत गहरा और स्थायी रहा है। इसने भारतीय शिक्षा की दशा और दिशा तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई, और आगे की नीतियों के लिए एक मजबूत नींव रखी। और आज के समय में 2024 में क्या कोठारी कमीशन की बातें अब भी मायने रखती हैं? क्या ये प्रासंगिक हैं? हाँ, कई मायनों में आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। आप देखें ना, शिक्षा सब तक पहुंचे, ये लक्ष्य आज भी है। RTA कानून इसी की देन है।
शिक्षा की क्वालिटी सुधरे, ये आज भी सबसे बड़ी चुनौती है। समाज के हर तबके को शामिल किया जाए, यानी समावेशी शिक्षा, ये आज भी प्राथमिकता है। बच्चों को हुनर सिखाया जाए, व्यावसायिक शिक्षा, इस पर आज कितना जोर है। टीचरों की ट्रेनिंग अच्छी हो, ये ज़रूरत आज भी उतनी ही है। ये सारी बातें कोठारी कमीशन ने उस समय उठाई थीं और आज भी ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी ज़रूरतें और चुनौतियां हैं। सही। आप देखिए, जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 आई है, उसमें भी कोठारी कमीशन के कई विचारों की गूंज सुनाई देती है। अच्छा, जैसे रट्टा मारने की बजाय समग्र विकास पर जोर देना, बचपन की शुरुआती देखभाल और शिक्षा यानी ECC का महत्व समझना, पढ़ाई के साथ साथ हुनर सिखाना और टीचर ट्रेनिंग को बेहतर बनाना, ये सब कहीं न कहीं कोठारी कमीशन की सोच से जुड़े हैं। इसलिए आज भारत में शिक्षा पर जो भी बहस चल रही है या जो नीतियां बन रही हैं, उन्हें समझने के लिए कोठारी कमीशन और उसकी विरासत को जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो सरकारी नीतियों का विश्लेषण करते हैं। एक बुनियाद की तरह है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें, कोठारी कमीशन ने भारतीय शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सपना देखा था, एक खाका खींचा था। इसने शिक्षा को देश के विकास से जोड़ने की एक बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश की। 10+2+3 का ढांचा देना, त्रिभाषा सूत्र पर बहस छेड़ना, बराबरी और सामाजिक न्याय पर जोर देना, विज्ञान और टीचर ट्रेनिंग की अहमियत बताना और हमारी शिक्षा नीतियों पर एक लंबी छाप छोड़ना, ये कुछ खास बातें हैं जो हमने आज जानी। जी। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, खासकर हमारे श्रोताओं के लिए। कोठारी कमीशन ने 1960 के दशक में अपने समय के हिसाब से शिक्षा और राष्ट्रीय विकास का एक नक्शा बनाया था। आज 21वीं सदी में जब दुनिया इतनी बदल गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डिजिटल खाई बढ़ रही है, दुनिया भर में मुकाबला इतना तेज हो गया है, ऐसी नई चुनौतियों और मौकों के बीच भारत की शिक्षा व्यवस्था को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए किन नई बातों पर ध्यान देने की जरूरत है, जिन पर शायद कमीशन ने उस वक्त उतना जोर नहीं दिया था या दे ही नहीं सकता था। ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना उन सब के लिए काम का हो सकता है जो भारत के भविष्य और उसमें शिक्षा की भूमिका के बारे में सोचते हैं, खासकर नीति बनाने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं।